वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले हमारी गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी खबरों के हवाले से, खबरें आपके साथ शेयर की। इसके साथ साथ शेफ़ हमारे जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी भी कुकिंग का स्टार्ट हो चुका है, आगे चल के उनसे भी बात होगी। और ब्रेक पे जाने से पहले आपने तस्करा किया था बजट के हवाले से कि बजट अब कल पेश किया जा रहा है, मगर उससे पहले जो है वो पूरे साल की जो कारकर्दगी रही है, आपकी इक़्तिसादी कारकर्दगी, मौशी कारकर्दगी, उसके लिए जो है जनाब आपकी जो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट है वो जारी की जाती है बिल्कुल ईयर एंड के ऊपर, यानी कि जब आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है उससे एक दिन पहले आपकी पूरी जो प्रोग्रेस रही होती है उसकी रिपोर्ट जो है वो जारी होती है। और उसमें क्या लिखा होगा, क्या जारी करने जा रहा है, वो मेरे ख्याल में आप सबके ही इल्म में होगा जो मईशत को समझते हैं या जिनका उनसे ताल्लुक है। बहरहाल हमारा अब ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि अब हर शख्स ये सवाल कर रहा है कि बजट में क्या होने जा रहा है। एक आम आदमी को नहीं पता कि ये जो आप नंबर्स दिखाते हैं, जो इसके इंडिकेटर्स दिखाते हैं, वो क्या शो कर रहे हैं, आने वाले वक्त में क्या पेशगोई कर रहे हैं, हमारी डायरेक्शन का तयन हो रहा है या नहीं हो रहा, उसको इससे कोई गर्ज नहीं है। उसका गर्ज महज इस चीज़ से है कि वो जो कमोडिटीज़ जो कंज्यूम करता है, आया उसमें किसी किस्म की कोई कमी होती है, पेट्रोल की प्राइसेस के अंदर कोई रिलीफ मिल सकता है, कोई लेवीज, एडिशनल टैक्सेस, नित नए टैक्सेस, और टैक्स की किताबों में भी जो टैक्सेस नहीं है वो भी टैक्सेस ज़्यादा यासिर कहा तो यही जा रहा है कि आवाम दोस्त बजट आने वाला है। तो आवाम तो इस चीज़ से अग्री नहीं कर रही है कि ये आवाम दोस्त होने वाला है, क्योंकि माजी में तो कभी इस तरह का कोई बजट के साथ दोस्ताना रवैया देखा नहीं है। हमने इसी टॉपिक पर आज हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान स्टूडियो में मौजूद है, मारूफ तज्ज़ियाकार राहिल अशर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राहिल साहब, वक्त का बहुत शुक्रिया। राहिल साहब, अभी हम बात ही कर रहे थे बजट के हवाले से, और हमें तो यही कहा गया है कि ये वाला बजट जो होने वाला है वो दोस्ताना, अवाम दोस्ताना बजट होने वाला है। तो डू यू अग्री, होने वाला है? कुछ थोड़ा बहुत भी अगर लग रहा है तो बताइएगा। देखिए, मैं आपसे हंसी आ रही मुझे अवाम दोस्त बजट के नाम से। हमें भी आपके मैं मतलब इस एज है मेरी, मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी कोई अवाम दोस्त बजट नहीं देखा। नहीं। और पिछले आप चले जाएं, अगर आप 2008 में आ जाएं, उससे अगर पहले थोड़े बहुत थे तो थे, 2008 से आप देखिए हर बजट जो होता है, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट पेश करती है, वो अवाम दोस्त होता है। वो अवाम दोस्त नहीं होता, वो अवाम निचोड़ बजट होता है। बड़ी अच्छी कि जी कि आपने कि अवाम से जो कुछ आई थिंक बहुत अच्छा है कि जी उसके बाद ये कि जी आप अवाम से हर चीज़ निचोड़ लें। अब मुझे बताइए कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई चीज़ आप कर लीजिए, पेट्रोल इन्होंने 4 रुपए सस्ता किया, लेवी बढ़ा दी। हमारी मैं आपसे बात करूंगा सबसे बड़ी कारकर्दगी तो FBR की, और दूसरा मैं आपसे यहाँ से बात करूंगा पाकिस्तान की बैड लक है कि कोई एक पॉलिटिकल बंदा जो है वो आपका फाइनेंस मिनिस्टर क्यों नहीं बनता। अब हफीज शेख देख लीजिए, शौकत तरीन देख लीजिए, उसके बाद अब ये आ गए हैं आपका औरंगजेब साहब। इनका स्टेक क्या है ना, ये अवाम में जाते देखे। एक इलेक्टेड MNA अगर आपका फाइनेंस मिनिस्टर होगा, वो कहेगा जी कल को मैं अवाम में जाऊंगा तो अवाम मुझे गिरबान से पकड़ेगी। इनको कौन पूछता है? इनका तो पाकिस्तान में क्या स्टेक है। आज हैं आप देखें, हफीज शेख साहब कहाँ हैं, शौकत तरीन साहब कहाँ हैं। अभी अगर इनको जैसे सुनने में आ रहा है कि जी शायद इनको रिप्लेस कर दिया जाए, रिप्लेस होते हैं तो ये कहाँ जाएंगे। देखिए, उस बंदे को लाके लगाएं जिसको अवाम की सफरिंग का पता हो। यहाँ अवाम सफर करती है बजट के ऊपर। अब सुन रहे हैं कि जी पहले था कि जी सोलर के ऊपर सेल टैक्स लग रहा है, फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे लग रहा है, फिर आपका ये इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो रही है, फिर इलेक्ट्रिसिटी के बाद पेट्रोल लेवी। अब देखें हमारी FBR की जो कारकर्दगी है वो 0/0 है। आप देखेंगे 2025 से अब तक आप पूरे 3 महीने का निकाल के देख लीजिए, कोई टारगेट ये अचीव नहीं कर सके जो उन्होंने IMF को लिख के। उसकी ये जो पैसा शॉर्टफॉल कहाँ से पूरा करते हैं, बिजली का बिल, गैस का बिल, पेट्रोल लेवी। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मेरे गैस इस महीने मैंने 82 MBPM गैस इस्तेमाल की, मेरा बिल है 4,500 रुपये। उसके ऊपर 1,500 रुपये टैक्स है, विद होल्डिंग टैक्स। मेरा जो गैस कंज्यूम की है उसका टोटल जो बिल बनता है वो 800-900 रुपए बनता है। ठीक है। बाकी सारे टैक्सेस में। इलेक्ट्रिसिटी में आप देखिए इनकी दूसरी क्या होती है गवर्नमेंट की कि जी ये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस आपके बिल में कर देते हैं। अब देखें इस महीने 6,000 रुपये आपने पिछले 2 महीनों के, पिछले साल के भी, महीने के नहीं, पिछले साल जब आप समर्स में जाहिर है कि बिजली की कंजम्पशन बढ़ती है, पंखे चलते हैं, स्प्लिट चलते हैं, सारा कुछ, उसकी आपने फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस अब लगा दिए। तो ये कहाँ से आप कह रही अवाम दोस्त बजट। मुझे एक कोई चीज बता दे कि इसमें अवाम के लिए क्या, पेंशन 7.5% बढ़ रही है, तनख्वाहें 10%, आप कैलकुलेट कर लीजिए। वो तनख्वाहें अगर एक बेसिक है किसकी, अगर उसकी तनख्वाह मिसाल के तौर पे अगर आप ग्रेड 8, 9, 10 देख लीजिए, उसकी बेसिक तनख्वाह 20-22 हज़ार रुपए बनती है। वही सर, अगर तनख्वाह बढ़ रही है तो महंगाई उससे भी ज्यादा बढ़ रही है। वो आपको बता रहा हूँ 2200 रुपए उसकी
इंक्रीमेंट लगेगा 10%, और उसके जो पूरे इम्पैक्ट आएगा वो आप देख लीजिए महीने का 8-10 हज़ार रुपए का आएगा। एग्जैक्टली। अच्छा, अब ये इंटरेस्टिंग तो मैं इसको नहीं कह सकता, हमारी ये जो इकोनॉमी है इसको ज़रा समझ लीजिए कि ये कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी है, जहाँ कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर इतनी डेंस पॉपुलेशन होती है वहाँ पे हर चीज़ की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होती है। होना ये चाहिए कि आपकी जो इकोनॉमी है उसके अंदर एक्सपेंशन हो, फैलाव आना शुरू हो। लेकिन अब हो ये रहा है कि जो नंबर्स दिखाए जाते हैं कि जी इसमें कमी हो गई, यानी आपको मिसाल देके समझाता हूँ, एक आम आदमी के लिए ज़रा हमारा मुश्किल होता है ये बात समझना। राइल साहब ज़रा इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि हमने जो पहले आटा हमारे घर में कंज्यूम होता था, मिसाल के तौर पे 20 किलो आटा कंज्यूम होता था, अब वो महंगाई की वजह से 10 किलो लोगों ने कंज्यूम करना शुरू कर दिया, यानी कि वो एक वक्त की रोटी के ऊपर आ गए हैं। अब हुकूमत ये दिखाती है कि देखें जी हमें कितना फ़र्क पड़ा है, हमने अपनी इकोनॉमी को जो है वो स्क्वीज कर दिया है, ज़्यादा हमारी कंजम्पशन जो वो कम हो रही है, महंगाई कम हो रही है। महंगाई इसलिए कम हो रही है जो आपके पास नंबर्स आ रहे हैं क्योंकि उसमें आपने डिमांड को सप्रेस करना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि लोगों ने उसको कम कंज्यूम करना शुरू कर दिया है। ये जो करंट अकाउंट के जो सारे ढकोसले होते हैं कि हमारी किटी में पैसे बहुत आ गए, ये पैसे इस वजह से हैं क्योंकि अदायगियां जो आपने करनी है वो नहीं की हैं। तो ये जो प्रोग्रेस रिपोर्ट आप बनाएंगे ना, ये जो हम इंशाल्लाह अभी आपको बताएंगे, उसमें सब कुछ यही होता है। रियलिटी ये है कि ये कहते हैं, स्टेटमेंट देते हैं कि जी हमारी इकोनॉमी बड़ी अच्छी चल रही है। अब मज़े की बात ये है कि इकोनॉमी अच्छी चल रही है, लेकिन हो क्या रहा है, ना ये अपनी इंपोर्ट्स को कम कर सके, ना एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सके, ना इसके बीच का जो ट्रेड गैप है उसको ये ओवरकम कर सके। आगे जाइए ना सर्कुलर डेट को ये सेटल कर सके, ना इनके पास कोई अल्टरनेटिव एनर्जी के लिए रिसोर्सेज इन्होंने किए, पानी इनका डिप्लीट हो रहा है, टैक्स कलेक्शन इनकी मिस है, ओवरऑल टारगेट ये मिस कर गए हैं, नेशनल प्रोडक्ट का पता कुछ नहीं है, जीडीपी इनकी जो है 400 बिलियन के अराउंड जो रह गई है। तो ये अचीव क्या किया? फिर कौन सी इकोनॉमी सेटल हो रही है कि जहाँ पर आपका इंटरेस्ट रेट भी रीजन में सबसे हाई है, इन्फ्लेशन भी सबसे हाई है, सारी चीज़ों में आप फेल हो गए, लेकिन इकोनॉमी सही चल रही है। इसको कैसे एक्सप्लेन करूं, कोई तरीका बताइए मैं ताकि उनको समझाऊं लोगों को। देखिए इसका कोई, ये आपने जो कहा ना माजरत के साथ, ये गवर्नमेंट का ना सारा का सारा जो कहते हैं हेर फेर होता है लफ्जों का, बिल्कुल ऐसा और सारा नंबर्स का गेम करते हैं। वो बता देते हैं कि जी हमने इतना, देखें हमारा जो कॉमन मैन है ना, अब अगर वो इकोनॉमिक सर्वे आता है, आप हैं, मैं हूँ, हम उसको पढ़ लेंगे, हमें समझ में आएगा कि यार ये इन्होंने सारा नंबर गेम्स इधर उधर किए हैं। और जो कॉमन मैन है, मुझे बताएं, जो रेडी वाला है, जो मजदूर है, जो दिहाड़ी वाला है, उसको इकोनॉमिक सर्वे से क्या समझ आएगा? क्या लेना देना? वो देखता है कि जी मैंने आज कितने पैसे कमाए, कितने मैंने खर्च किए। अगर वो आज मिसाल के तौर पे एक मजदूर 1500 रुपए की अगर वो उसकी वो लगती है, वेजेस एक दिन की बनती है, वो जब शाम को पैसे लेके घर जाता है तो उसको कहता है जी आटा, अब आटा देखें कि कितना आपने जो बताया जी, एक रोटी देखें। वे जो कह रही है ना आपने कि जी अवाम दोस्त इस तरह के अवाम अपने ऊपर जबर कर रही है, खाना पीना कम कर दिया है, कंजम्पशन कम कर दी है, एक वक्त का खाना खाते हैं, लेकिन टैक्स पूरे दे रही है, टैक्स दे रहे हैं। और देखिए टैक्स के ऊपर मुझे बताएं ना कि हमारे मुल्क में टैक्स कौन देता है? 70% है ना, 70% का आप टैक्स देख लीजिए कि जी एट सोर्स कटता है उसका ना, आपकी सैलरी है, सारा कुछ है, अगर आपका एट टैक्स आपका जो है ये जो चैनल है वो एट सोर्स काट के एफबीआर को दे देता है। बाकी लोग क्यों नहीं टैक्स देते? मेरा सवाल आपसे यह है कि हमारे लोग टैक्स क्यों नहीं देते? क्योंकि एफबीआर उनको शॉर्टकट बताता है कि जी आप अगर टैक्स नहीं देंगे, चले जी इतने दे रहे। मैं आपको मिसाल देता हूँ, हमारे जानने वाले को एफबीआर से नोटिस आया 5 करोड़ का। एफबीआर के बंदे ने राब्ता किया, जी आप मुझे इतने पैसे दे दीजिए, मैं आपका ऐसा सेटल कर देता हूँ। मेरा बेटा स्टूडेंट था, उसको मैसेज आ गया जी अब टैक्स रिटर्न करें। हमारे स्ट्रीट गार्ड हैं जिनकी उस जमाने में अभी भी तनख्वाह उनकी 35,000 रुपए है, उनको मैसेज आ रहे हैं कि जी आप एफबीआर के रिटर्न फाइल करें। या तुम इतना बड़ा महकमा, तुम अरबों रुपए खर्च करते हो, तुम आपके पास आईटी है, कंप्यूटर्स है, आपको ये नहीं पता कि जी मैं 25 से 30,000 35,000 कमाने वाले के ऊपर मैं उनको एसएमएस के जरिए नोटिस कर रहा हूँ कि जी आप अपना टैक्स जमा। हमारे मुल्क में जब तक टैक्स रेवेन्यू प्रॉपर तरीके से एफबीआर के डिपार्टमेंट ठीक नहीं होगा, लोग टैक्स नहीं देंगे। देखिए अमीर टैक्स नहीं देता, अमीर के पास ये है पता है कि जी मुझे शॉर्टकट पता है। 70% बुरी तरह सफर करता है या लोअर मिडिल क्लास करता है। अब आखिरी बात, आप ये भी देखें कि पाकिस्तान में कितने लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए, बिलो द पॉवर्टी लाइन है। आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए टैक्स कलेक्शन की सबसे पहली बात ये कि जैसे भी आपने इदारे का नाम लेकर बताया, बिल्कुल ऐसा ही है कि करप्ट तरीन इदारा जो है वो ये पाकिस्तान का समझा जाता है। वैसे तो बड़ा मुश्किल है ये डिटर्मिन करना कि करप्शन में सबसे ऊपर कौन है, मगर इसकी परफॉर्मेंस सबके सामने। जैसे आपने एक केस की मिसाल दी है, ऐसे सैकड़ों की तादाद में केसेस हैं,
सवाल ये पैदा होता है कि आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं जब तक आपके पास विल ना हो। आप इसको ठीक करना ही नहीं चाहते। अब टैक्स रिकवरी के लिए आपको आसान रास्ता ये है कि जो कमोडिटीज़ ज़्यादा कंज्यूम हो रही हैं आप इसके ऊपर लेवीज लगाती जाएं। लेवी बिल्कुल अनजस्ट है। दुनिया की किसी अदालत में जाकर आप चैलेंज करेंगे, फैसला आपके हक में आएगा कि ये जो लेवी है इसको आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे, व्हाट इज़ लेवी, वो ये बता सकते हैं नहीं है। लेकिन आपसे 80-80 रुपए 200 रुपए इसकी मद में जो है वो काट लिए जाते हैं ओवरनाइट चार्जेस बढ़ा के, और आप इसको कहीं जाके चैलेंज नहीं कर सकते कि ये मेरे साथ जो है वो क्या कर सकते हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी जो है ना वो प्रॉब्लम ये है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, हम तो बार बार कहते हैं कि स्लोली और ग्रेजुअली चीज़ों को बेहतर करना शुरू करो। एक को रिलीफ दो, रिलीफ इन अ सेंस कि आप उनको, जाहिर है कुछ उनके लिए आपके पास पॉलिसी तो है नहीं कि आपने डायरेक्शन क्या सेट करनी है। पूछने का मकसद ये, अब रियल एस्टेट सेक्टर है, मेरा कंसर्न ये था कि ये स्टेगनेंट हुआ हुआ है, ये पिछले 6-8 साल से जो है बिल्कुल मार्केट रुकी हुई है। प्रॉब्लम ये है कि ये मार्केट रुकती है, इसके साथ एलाइड इंडस्ट्री, 70 से ज़्यादा एलाइड इंडस्ट्री है जो इसके साथ सो कनेक्टेड है। आपने इसको रिलीफ नहीं दिया, वो भी इंडस्ट्री आपकी बंद हो गई, पूरा इकोनॉमिक साइकिल आपका जो है वो जैम होकर रह गया। इसको कैसे एक्टिवेट देखिए, मैं आपको बात बताऊं, पिछले साल हमारे फील्ड मार्शल साहब से यहाँ के बिजनेस कम्युनिटी की मीटिंग थी जिसमें हमारे आबादकार के चेयरमैन और रियल एस्टेट एसोसिएशन के चेयरमैन गए, तो उन्होंने कहा जी 70 अरब डॉलर दुबई जाता है जी। आप रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर टैक्स कम करें, टैक्स कम करें। अभी देखें जैसे बजट पे बात हो रही है, यहाँ पे जो है आपके हारून अख्तर साहब की सरबराही में स्टैंडिंग कमेटी थी, उससे मीटिंग हुई यहाँ के लोगों की। उन्होंने ये कहा कि जी आप इसको रिलीफ दें, हम आपसे ये कमिटमेंट करते हैं कि हम आपको नॉन फाइलर से फाइलर लोगों को बनाएंगे। देखिए, टैक्स अगर कम होता है ना, आप बताएं जैसे मैं प्लॉट बेचता हूँ, आप खरीदते हैं, अगर टैक्स आपका 1-2.5% दे रहा है, एक 1.5% दे रहा है, उसको जैसे सुनने में आ रहा है 0.5% कर रहे हैं। देखिए, जब रियल एस्टेट सेक्टर चलेगा, आप देखेंगे 70 इंडस्ट्री चलेगी, कौन कौन सी चीज़ें आपके साथ उसके साथ जुड़ेंगी। आपको मैं बताऊं, कुछ देर से पहले आप गूगल पर सर्च करें, FBR के चेयरमैन जो मौजूद हैं, उन्होंने कहा जी टैक्स कलेक्शन नहीं हो रही। उसने कहा जी रियल एस्टेट सेक्टर हमारा बिल्कुल जो है वो स्लो डाउन है, स्टैग्नेंट हुआ है, कोई एक्टिविटी। आप देखें, जो डिपार्टमेंट जहां से आप पैसे जनरेट कर सकते हैं उसको तो बूम करें ना, उसको तो कुछ फैसिलिटी दें। देखें, मेरा रियल एस्टेट से ताल्लुक है, ओवरसीज पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करता? वो कहता है यार यहाँ है, मैं आपको मिसाल देता हूँ दुबई की। आप दुबई में प्रॉपर्टी लेते हैं, आपका NIC, आपका पासपोर्ट आपने दिया, उनका एक होता है फॉर्म, वो आपने भरा, उनको पता है कि जी आपकी वैल्यू ये है। वहाँ ये भी नहीं होता कि जी आपने FBR प्राइस कुछ और है, DC प्राइस कुछ और है। वो आपको कह दिया इतना है, उन्होंने बैंक में उसका पैसे दिए, जमा किए, 48 आवर्स में आपके पास NOC आ गई। आप पाकिस्तान में सिस्टम सही करें। जब तक हमारे महकमों में, देखिए क्या होता है, हमारे FBR वाले अरबों रुपए की गाड़ियां ले रहे हैं, भाई किसके पैसों से ले रहे हैं? हमारे आपके टैक्स के पैसे नहीं। 2000 से ज्यादा गाड़ियां आपने निकलवा ली, 70 लाख रुपए की गाड़ी। आप ग्रेड 17 से 22 की पे देख लीजिए, उनकी फैसिलिटीज देख लीजिए, बिल्कुल ऐसे ही। वो हमारे आपके टैक्सों के पैसे पे माजरत के साथ ऐश करते हैं। आप के इलेक्ट्रिक के देख लीजिए कि के इलेक्ट्रिक की जो मैनेजमेंट है सारी, वो किसके पैसों पे ऐश करती है? हमारे पैसों पे। खुद उनको इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, उनको जो ना पेट्रोल फ्री है। ये सारी जो आप कह रहे हैं लेवी, हर चीज जो देखें, जब गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू नहीं जमा कर सक रही, उसको वो गैस, इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोल की मद में टैक्स लगा के आवाम से जेबों से पैसा सर, आवाम सबसे ज़्यादा सैलरी क्लास अगर है तो इससे सबसे ज़्यादा परेशान सैलरी क्लास है। और बजट में ये कहा जाता है कि जी 60,000 से कम की तनख्वाह नहीं होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है 60,000 भी हमारे लिए काफ़ी होगी? क्योंकि जिस किस्म की महंगाई है, आई डोंट थिंक सो कि 60,000 अगर 1 लाख भी हो उसको मैनेज कर सकता है। क्योंकि आप रेंट देते हैं, फिर बिल्स देते हैं, फिर टैक्सेस देते हैं, तो आप किस तरह से मैनेज करेंगे? मेरा सवाल ये, हमारे जो हैं औरंगजेब साहब हैं जो कह रहे हैं कि 60,000 सैलरी होनी चाहिए, उनसे को आप 60,000 पे काम कर लेना। 2 महीने अपना घर का खर्चा 60,000 क्या, 1 लाख क्या, 2 लाख पे चला सर, वो तो वीकली भी नहीं कर पाएंगे। वो वीकली क्या, वो एक दिन का नहीं कर सकते। देखिए जी, उन लोगों को मैंने कहा ना, पाकिस्तान में उनका कोई स्टेक ही नहीं है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं, उनको जितने बेनिफिट्स मिलते हैं, जितनी चीज़ें मिलती हैं, उनको एक गरीब आवाम की सफरिंग का क्या पता। हमारे जो मिनिस्टर्स हैं या जो सारे लोग हैं, आप देखें ना कि जी MNA MPS का और स्पीकर सेनेट के चेयरमैन की तनख्वाहें 500% बढ़ा दी। अब आवाम की भी तो 500% बढ़ाओ ना, 10% बढ़ा रहे हैं। 2-2.5 हज़ार से लेकर 10-12 हज़ार रुपए तक बढ़ती है, उससे क्या होगा आप बताएं?